जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो चैप्टर नंबर 1 होगा प्रकाश प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से, काफ़ी विस्तार से प्रकाश के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैं आपको काफ़ी विस्तृत ढंग से, काफ़ी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम लिख देना चाहता हूं, प्रकाश 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 है ना, परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन। देखो, चैप्टर के नाम से ही आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। यानी आप जैसे कोई मूवी देखते हो तो मूवी देखने से पहले आप मूवी का नाम पढ़ते हो और उस पे जो पोस्टर लगा होता है उस पोस्टर से आपको ये बातें समझ में आती है कि इस मूवी में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगी, क्या क्या हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक उसी तरह से आप कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ो तो जो हेडिंग दिया रहता है उस हेडिंग के बारे में समझ गए तो समझिए कि आपको उस चैप्टर का 20% बातें समझ में आ जाएगी। बाकी जो 80% बातें हैं जब आप उसको पढ़िएगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगी। तो ये जो प्रकाश नाम रखा गया इस चैप्टर का, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ये क्या होता है, यानी इससे ये आपको पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश जिसको कहा जाता है इंग्लिश में लाइट कहा जाता है, लाइट। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो होता है ना, एक बाह्य भौतिक कारक होता है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति होती है तो हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक होता है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस कमरा में लाइट है, तो लाइट की वजह से आपको ये बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ये प्रकाश की उपस्थिति की वजह से है। और प्रकाश नहीं रहे ना तो आपको ये बोर्ड नहीं दिखाई देगा, हम नहीं दिखेंगे, है ना। दिन में सूरज निकलता है तो उससे प्रकाश निकलता है तो सारी वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश की उपस्थिति के कारण। और जो प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत होता है ना, वो क्या होता है, सूरज होता है। उसके पास कभी प्रकाश समाप्त नहीं होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश के कुछ भौतिक गुणों के बारे में समझते हैं, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। जो पहला गुण होता है ना प्रकाश का, वो होता है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब आप कहोगे कैसे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, कैसे गमन करता है, जैसे कि आप यहाँ पर दो गत्ता ले सकते हो, है ना। ये दो गत्ता ले लो और दो गत्ता लेने के बाद से आप एक साइड यहाँ पे कोई कैंडल जला लो, है ना, कैंडल जला लो और कैंडल जलाते हो एक गत्ता में यहाँ पे छेद कर दो और यहाँ पे छेद कर दो। देखते हो कि जब कैंडल जलता है तो प्रकाश जो होता है ना इस गत्ता के पास आता है, उसके बाद से यहाँ नहीं आ पाता है ना। अब यहाँ, अब अगर आप यहाँ से इस कैंडल को आप देखने की कोशिश करोगे, इस मोमबत्ती को देखने की कोशिश करोगे तो ये मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये जो होल है ना एक सीधाई में नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये कैंडल नहीं दिखाई देगी। अगर हम इस होल को यहाँ पे कर दे तो यहाँ से देखोगे ना तो ये कैंडल आपको दिखाई देने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश होता है ना हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है ना। इसका अगला गुण देखते हैं हम लोग, है ना। प्रकाश का अगला गुण तो निर्वात में, निर्वात में, है ना, निर्वात में प्रकाश
की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में जो प्रकाश होता है निर्वात में 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर दूरी कवर कर लेता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि निर्वात होता क्या है। निर्वात किसे कहते हैं? तो वैसा जगह जहां पर कुछ भी ना हो, यहां तक कि हवा भी ना हो, है ना, प्रकाश ना हो, उसे कहते हैं निर्वात। जैसे कि आप अंतरिक्ष देख लो, है ना, अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, उसमें प्रकाश जो होता है ना काफी तेजी से गमन करता है। प्रकाश को रोकने के लिए कोई कण नहीं होता, जिसकी वजह से काफी तेजी से गमन करता है। इसलिए प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख, है ना, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में जो प्रकाश है ना वायु में 3 लाख मीटर दूरी कवर कर लेता है। आप देखते हैं कभी कभी होता क्या है कि जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में बिजली चमकते हुए देखे होंगे, है ना। तो बिजली का चमकना और उसका गरजना दोनों एक साथ क्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद से कुछ देर के बाद आपको थोड़ी देर के बाद गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, जबकि ये दोनों क्रिया एक साथ होती है। लेकिन प्रकाश पहले क्यों दिखाई देता है? प्रकाश पहले दिखाई देने का कारण ये है कि प्रकाश की चाल वायु में 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि की चाल प्रकाश में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसीलिए ध्वनि बाद में सुनाई देती है और प्रकाश पहले दिखाई देता है। यही कारण है कि बिजली का चमकना पहले और ध्वनि का सुनाई देना बाद में होता है। ठीक है, इसका अगला हम लोग गुण देखते हैं प्रकाश का। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश एक माध्यम होता है। प्रकाश क्या होता है? एक माध्यम होता है, यानी माध्यम का काम करता है। कैसे काम करता है प्रकाश एक माध्यम का? तो आप देखो कि कोई भी वस्तु कब दिखाई देता है आपको? प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। तो ऐसे नहीं दिखाई देता है। जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से परावर्तित होता है प्रकाश, हमारे आंखों के रेटिना पर जाता है और उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना पर बनता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि इस कमरे में हम एक जगह कहीं लाइट जला देते हैं तो आसानी से हम किसी वस्तु को पता कर सकते हैं, किसी वस्तु को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, उस वस्तु को नहीं ढूंढ पाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है एक माध्यम का काम करता है। प्रकाश एक माध्यम है, इसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जो अगला पॉइंट होगा हमारा वो होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी एक एनर्जी है। प्रकाश एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। कैसे प्रकाश एक ऊर्जा है? तो देखो, आप कोई भी प्रकाशीय स्रोत ले लो जिससे प्रकाश बाहर निकलता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश बाहर निकलता है उससे थोड़ा सा हीट भी बाहर निकलता है। क्या होता है? उससे थोड़ा सा हीट भी बाहर निकलता है और उससे हम कोई भी कार्य कर लेते हैं। हीट की वजह से या प्रकाश की वजह से हम कोई कार्य संपन्न कर लेते हैं। जैसे कि हमको रात में कोई काम करना है तो रात के अंधेरी में तो हम काम नहीं कर सकते हैं ना, हमको चाहिए प्रकाश, और प्रकाश मिलता है तो उसके उपस्थिति में हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो रात के समय मजदूरी करते हैं, उनका नाइट ड्यूटी होता है। तो नाइट ड्यूटी होता है तो वो लोग रात में किसके वजह से काम करते हैं? प्रकाश की वजह से काम करते हैं, और प्रकाश मिलता है तो ही वो अपना काम कर लेते हैं। और आप देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोयले के खदानों में लोग जाते हैं ना, कोयले खदानों में, तो वहाँ प्रकाश की उपस्थिति की वजह से वो लोग
आसानी से अपना काम करते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि उनसे एक थोड़ी एनर्जी मिलती है और अपना काम करते हैं। या आप देखते हो कि जब धूप निकलती है तो आप धूप में थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाते हो, आपके शरीर में एक अलग ताजगी आती है, एक अलग एनर्जी आ जाती है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है जी, एक ऊर्जा है। या आप कह दो कि जैसे फोटोग्राफी प्लेट देखे हैं तो फोटोग्राफी प्लेट को प्रकाश प्रभावित करता है, ऊर्जा की वजह से ही प्रभावित करता है। इसलिए क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का काम करता है। अब देखो कभी कभी ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र में कितनी गहराई तक प्रकाश जा सकता है। तो याद रखना कि समुद्र में, है ना, जो समुद्र में लगभग 200 से, है ना, 200 मीटर से 300 मीटर तक, है ना, मीटर की गहराई तक, 200 से 300 मीटर की गहराई तक प्रकाश समुद्र में जाता है। क्या होता है, प्रकाश समुद्र में जाता है। ठीक है, समुद्र में जाता है, यानी 200 से 300 मीटर की गहराई तक प्रकाश समुद्र में जाता है, उसके बाद से अंधेरा हो जाता है। गोताखोर आप देखे होंगे जब समुद्र में वो लोग गोता लगाते हैं तो अपने साथ वो टॉर्च ले जाते हैं। टॉर्च की वजह से जब 200 से 300 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो उन्हें टॉर्च की जरूरत पड़ती है, वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, और उस टॉर्च की सहायता से अपना काम वो संपन्न करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग छोटी छोटी प्रकाश से संबंधित टर्म है उसको हम लोग समझेंगे। तो आपने लिख लिया होगा, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसके बाद से हम लोग समझेंगे कुछ टर्म, छोटे छोटे टर्म है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो है किरण। क्या है, किरण। आप समझिएगा किरण जिसको हम लोग बोलते हैं रे। क्या कहते हैं, रे किसे कहा जाता है, यानी किरण किसे कहा जाता है, किरण किसे कहा जाता है जी। तो देखो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्रकाशीय स्रोत है, यहाँ पे एक टॉर्च है ना, ये टॉर्च है, और ये जो टॉर्च है ना, ये अच्छा से बना दे, हमको ड्राइंग नहीं आता है, आप लोग हंसिएगा नहीं, है ना, ये ड्राइंग हमको नहीं आता। ये टॉर्च है, जब इस बटन को हम दबाते हैं तो यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। क्या, प्रकाश निकलना, और ये आगे चल करके फैल जाता है। क्या होता है बाबू, ये आगे चल करके फैल जाता है, तो ये क्या होता है, आपका एक तरह का किरण होता है। क्या होता है, किरण होता है। उसके बाद से मैं आपको बता देता हूं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट प्रकाश पुंज, ये पूछता है एग्जाम में, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट बीम, इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहते हैं, इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। तो किरणों के समूह को, एक से ज्यादा जो किरणें होती है, उन किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक किरण ले लिए, फिर एक किरण ले लिए, और यहाँ पे बहुत सारे किरण ले लिए, तो ये क्या हो गया, हमारा किरणों का समूह हो गया। तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। और ये प्रकाश पुंज किससे निकलता है, टॉर्च से निकलता है। गाड़ी जो होती है ना, गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियां है, उसका जो अग्रदीप होता है, हेडलाइट होता है, उन हेडलाइटों से प्रकाश पुंज निकलता है। आप घर में जो बल्ब जलाते हैं, उस बल्ब से प्रकाश पुंज निकलता है, यानी बीम ऑफ लाइट निकलता है। सिर्फ एक प्रकाश की वजह से, एक किरण की वजह से आपका घर उजाला नहीं होता है, बहुत सारे किरणें बाहर निकलती है, जिसकी वजह से आपका घर उजाला हो जाता है, यानी आपके घर में रोशनी आ जाती है, आपके घर में प्रकाश आ जाती है। अगला पॉइंट है, हम लोग समझते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज आप जिसको बोलते हैं
कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में कहा जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि जब बहुत सारी किरणें है ना आती है और एक बिंदु पर मिलती है, बहुत सारी किरणें आकर के जब एक बिंदु पर मिलती है तो उसे कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। और जहां पर ये बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जहां पर जैसे मान लो कि ये किरणें आ रही है और यहाँ पे ये किरणें मिल रही है, तो यहाँ का जो तापमान होता है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। और इस जगह पर आप कोई भी वस्तु रखते हैं, जैसे कागज रखते हैं या अपने हाथों को रखते हैं, तो आपका हाथ जलने लगता है, कागज जलने लगता है। आप लोग बचपन में खेले भी होंगे, वो ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, सूरज का जो प्रकाश होता है ना उसके आप सामने रख देते हैं और इससे जब प्रकाश गुजरता है तो एक जगह अभिसरित कर देता है, यानी एक जगह केंद्रित कर देता है वो प्रकाश को। और जहां पर एक जगह केंद्रित करता है वहां का जो तापमान होता है बहुत अधिक हो जाता है और वहां किसी भी वस्तु को रखते हैं तो आसानी से जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब हम आगे मैं आपको बता देता हूं अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि बहुत सारे प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, और अपसारी प्रकाश पुंज में ठीक इसका उल्टा होता है, इसका विपरीत होता है। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अपसारी प्रकाश पुंज में होता है कि एक बिंदु से किरणें निकलती है और आगे फैलती है ना। जैसे कि ये एक बिंदु है ना, यहां से किरणें निकल रही है, रे निकल रही है और आगे चल करके फैल जा रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। एक बिंदु से सभी किरणें निकलती है और आगे चल करके ये फैलते जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। समझ में आया आप सबको? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी आपकी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, ये किताबी भाषा नहीं है। किताबी भाषा आप रटते रह जाओगे, आपको फिजिक्स रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। अगर आप फिजिक्स रटना शुरू कर दिए तो फिजिक्स इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा या ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा। तो आपको फिजिक्स रटना नहीं है, आपको फिजिक्स समझना है। तो ये आपको समझ में आ गया है प्रकाश पुंज क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। इसका एग्जाम्पल दो तो आप लोग, है ना। अभी अपसारी प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल दो तो आप कहोगे सर टॉर्च। आप टॉर्च से हम बटन दबाते हैं तो बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकल के आगे फैल जाती है। क्या होती है? एक बिंदु से निकलती है आगे फैल जाती है। आप बाइक का हेडलाइट देख लो, बाइक का हेडलाइट से एक बिंदु निकलता है, वो एक बिंदु हो गया हेडलाइट, और वहां से जैसे ही आप उस लाइट को जलाते हो बहुत सारी किरणें आगे जाकर फैल जाती है। गाड़ी देखो, बहुत सारी गाड़ियां होती है, आप गाड़ियों का हेडलाइट जलाते हो बहुत सारी किरणें आगे जाकर फैल जाती है। आप कोई लाइट ले लो, बल्ब ले लो, बल्ब को जलाते हो तो उससे बहुत सारी किरणें निकलती है और आगे जाके फैल जाती है। तो एक बिंदु से निकल करके आगे बहुत सारे किरणों का फैल जाना अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है, और बहुत सारे किरणों का एक बिंदु पर केंद्रित हो जाना अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, जो अगला पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। वो होता है, चलिए तो इसके बाद जो पॉइंट होगा हम इसमें देखेंगे। इसके बाद वाला पॉइंट में आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आपको बस समझना है, डरने की बात नहीं है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जब आप आबी सर क्लासेस से जुड़े हैं तो आपको कभी डरना ही नहीं है। आबी सर क्लासेस आपका बेड़ा पार लगा देगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला है वो आत्मदीप्त पदार्थ, है ना। अगला जो हमारा पॉइंट होगा आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस। सेल्फ ल्यूमिनियस, ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनियस। ये सेल्फ ल्यूमिनियस क्या होता है? यानी वैसे पदार्थ जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है। वैसे पदार्थ जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त। यानी जिसका खुद का प्रकाश होता है ना, वो किसी के भरोसे नहीं होते हैं, उसे आत्मदीप्त प्रकाश पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि सूरज हो गया, सूरज, है ना, सूर्य, उसके बाद तारे, ये सभी क्या होते हैं?
दीप भी लिख सकते हो, दीप, है ना, दीप, etc। ये सभी क्या होंगे? आत्मदीप्त पदार्थ होंगे, क्योंकि सूरज के पास अपनी प्रकाश है। जितने भी तारे हैं सबके पास अपनी प्रकाश है। दीप को जब आप जला देते हो तो उसकी अपनी प्रकाश हो जाती है, वो किसी प्रकाश के भरोसे डिपेंड नहीं रहता है, किसी प्रकाश के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इसलिए हम इनको कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, अपनी प्रकाश होता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है, यानी सेल्फ ल्यूमिनियस पदार्थ, सब्सटेंस कहा जाता है। उसके बाद से जो पांचवा है वो होता है आपका अदीप्त पदार्थ। अदीप्त, अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ क्या होता है? नॉन ल्यूमिनियस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस, मीनियस, ठीक है ना। अदीप्त पदार्थ क्या होते हैं? अदीप्त पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अदीप्त पदार्थ क्या होता है, यानी जिन पदार्थों से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित नहीं होता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि जिस पदार्थ के पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे चांद, चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो दिन में सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है, चार्ज होता है, और रात में वही प्रकाश हमको देता है, तो चांद अदीप्त पदार्थ हो गया। ईंट, पत्थर, है ना, इसके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है ना, ये क्या होते हैं? अदीप्त पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं जी? अदीप्त पदार्थ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला पॉइंट जो होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, आओ समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट हम लोग समझेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन का क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो दूसरी माध्यम में जाते समय किसी चिकनी सतह से टकराकर पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि यह एक माध्यम है, यानी एक चिकनी सतह है ना, क्या है? एक चिकनी सतह है ना, ठीक है, और प्रकाश यहाँ से आता है ना, यहाँ आने के बाद से यहाँ से टकरा के वापस लौट जाता है, टकरा के वापस लौट जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन की वजह से आप किसी भी वस्तु को आसानी से देखते हैं, किसी भी वस्तु को आप समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखो कि आप बैठे रहते हो और गेंद लेकर के आप दीवार पे मारते हो, तो गेंद लेकर दीवार पे मारते हो तो टकरा के वापस आता है ना, ये परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। आप किसी रूम में आप लाइट जलाते हो, है ना, तो पूरा रूम एकदम उजाला से भर जाता है, ये प्रकाश का परावर्तन की वजह से होता है कि प्रकाश उस लाइट से निकलता है और दीवारों से टकराता है। जब दीवारें चिकनी होती है, थोड़ा पेंट किया हुआ होता है तो बहुत ही अच्छा दिखता है, और पेंट नहीं किया हुआ होता तो उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी दिखता है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश के परावर्तन की वजह से आप किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। अब चलिए इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अब देखो, अब देखिए, अगर आपसे पूछता है आपतित किरण, आपसे पूछ दे आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी इंसिडेंस रे इंग्लिश इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में आपतित किरण। तो चिकनी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। चिकनी सतह पर, याद रखना कि चिकनी सतह पर आने वाली किरण को
आपतित किरण कहा जाता है। अब आपसे पूछते परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहा जाता है? तो आप बता देंगे कि चिकनी सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। जैसे कि ये हो गया आपका आपतित किरण और ये टकराया और यहां से ये वापस लौट गया, तो ये हो गया आपका परावर्तित किरण। और आपसे कभी पूछता है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आप बता देंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। याद रखना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। आपको ये समझ में आया ना? समझ में आया सबको? अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलो कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं, आपसे और भी पूछता है। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया है ना, और ये परावर्तन कोण। आपसे पूछ दे कि आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आप बताओगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। अब आपसे कहे कि परावर्तन कोण तब किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकाश के परावर्तन का नियम बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि कभी कभी आपसे एग्जाम में घुमा देता है। क्या घुमाता है? आपसे कहता है प्रकाश का परावर्तन कितने तरह से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किससे होता है? तो जो नियमित परावर्तन होता है चिकनी सतहों से होता है। जैसे यहां से प्रकाश आया, यहां से लौट गया, यहां से आया है ना, यहाँ नीचे आ गया, थोड़ा सा ये नीचे कलई किया गया है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का नियमित परावर्तन हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किससे होता है? तो जो उबड़ खाबड़ सतह होती है ना, जैसे इधर आया ऐसे निकल गया, ऐसे आया ऐसे निकल गया, ऐसे आया ऐसे निकल गया, ये हो गया आपका अनियमित परावर्तन। क्या हो गया बाबू? आपको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा था? आप लोग लाइक करो, लाइक कर दो एक बार और इस वीडियो को शेयर कर दो। लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो और आप कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो जिस वजह से मुझे हौसला नहीं मिलता है और ज्यादा मेहनत करने की ताकत नहीं मिलते हैं। और जब आप कमेंट करते हैं तो अंदर की जो हौसला होती है ना वो बढ़ जाती है और आप लोगों के लिए और मेहनत करने का मन करता है। तो आप मेरे हौसले को न तोड़ें, मेरे हौसले को बढ़ाएं और पूरा भर भर के कमेंट करें। आइए हम लोग समझते हैं अगला चीज। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देखो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। याद रखना, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि आपतित किरण, हम लिख देते हैं आपतित
आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे यहां पे मैं फिगर बना देता हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, है ना, ये हो गया आपका अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रखना, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, यह हर बार एग्जाम में पूछता है और इस बार भी एग्जाम में आएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।